गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किस त्योहार को महाराष्ट्र का आधिकारिक राज्य त्योहार घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गणेश उत्सव, दीपावली, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति। इसका सही जवाब है गणेश उत्सव। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को महाराष्ट्र सरकार आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है। इस पहल के तहत भजन मंडलों को 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इस कदम से राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आध्यात्मिक नाटक, ड्रोन शो और व्याख्यान श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। एक समर्पित पोर्टल प्रमुख मंदिरों के दर्शन को प्रदर्शित करेगा और नागरिकों को त्योहारों की तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 18.7 बिलियन डॉलर, 21.8 बिलियन डॉलर, 27.3 बिलियन डॉलर, 30.1 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है 27.3 बिलियन डॉलर। जुलाई 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा बढ़कर 27.35 बिलियन डॉलर हो गया है। व्यापारिक व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश को भौतिक वस्तुओं अर्थात वाणिज्य वस्तुओं का आयात उन वस्तुओं के निर्यात से अधिक होता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट मैंने आपकी समझदारी के लिए डाला है, अर्थात ट्रेड डेफिसिट इंग्लिश में हम कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं बजाय एक्सपोर्ट्स के। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है तो उसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। चलिए और जानते हैं। मूलतः एक देश अपने उत्पादों को दूसरे देशों को बेचकर जितना कमाता है उससे कहीं ज़्यादा विदेशी उत्पादन खरीदने पर खर्च करता है। इसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। यह असंतुलन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक व्यापार संतुलन में परिलक्षित होता है। व्यापारिक निर्यात 7.3% बढ़कर 37.24 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि आयात 8.6% बढ़कर 64.59 बिलियन डॉलर हो गया है। अप्रैल जुलाई में निर्यात 149.20 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 244.01 अरब डॉलर तक पहुंच गया। प्रमुख निर्यात जो हमारे भारत देश से होते हैं वो है इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन। इलेक्ट्रॉनिक्स में साल दर साल 34% की वृद्धि हो रही है, जो कि अच्छी बात है। अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा, जहां निर्यात 21% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर हो गया था। हाल ही में अमेरिका ने 25% टैरिफ लागू कर दिए हैं भारत पर तथा 28 अगस्त को अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल शुल्क विनियम विधेयक 2025 पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने स्कूल फीस पारदर्शिता अधिनियम 2025 अर्थात ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल फीस एक्ट 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत पहले के 300 निजी स्कूलों को शामिल कर 1700 स्कूलों को शामिल किया गया है। यह कानून अभिभावकों को फीस वृद्धि पर वीटो शक्ति देता है। 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना स्कूलों पर लगाने की भी अनुमति देता है और सख्त अनुमोदन समय सीमा सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूलों की जो स्कूल फीस बढ़ रही है उस हिसाब से ये वहाँ के जो अभिभावक हैं उनको कुछ राहत प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जापान में शक्तिशाली शिनमोएडा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वह कहाँ पर हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं होकाइडो, क्यूशु, होंशु, किरीशिमा। इसका सही जवाब है किरीशिमा।
किरीशिमा पर्वतमाला में शिनमोएडा का ज्वालामुखी फट गया है, जिससे राख 3 किलोमीटर अधिक ऊंचाई तक फैल गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कोबायाशी, ताकाहारू और किरीशिमा में राख गिरने की चेतावनी दी है। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये याद करना है कि शिनमोएड का जो ज्वालामुखी है वह जापान में स्थित है, किरीशिमा पहाड़ियों पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यहाँ पे यही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बांग्लादेश के 13वें जातीय संसद चुनाव कब होने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025 या फरवरी 2026। इसका सही जवाब है फरवरी 2026। बांग्लादेश में 13वीं जातीय संसद चुनाव फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े में होंगे। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज है हल्का सा। मतदान से 2 दिन पहले दिसंबर की शुरुआत में कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंगापुर ने अपनी 60वीं राष्ट्रीय दिवस परेड के साथ कौन सा मील का पत्थर मनाया है? SG50, SG55, SG60, ST65। इसका सही जवाब है SG60। सिंगापुर ने राष्ट्रीय दिवस परेड की स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण को बधाई दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैंडी एसला पेराहोरा को अंतिम रंडोली पेराहोरा कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कोलंबो, अनुराधापुरा, गाले, कैंडी। इसका सही जवाब है कैंडी। अंतिम रंडोली पेराहोरा कैंडी के पवित्र दांत अवशेष मंदिर में आयोजित किया गया था। 4वीं शताब्दी ईस्वी में बाहर से लाए गए इस अवशेष को जीवित बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी भूमि पूलिंग नीति वापस ली है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में उच्च न्यायालय की रोक के बाद मई 2025 की 65,000 एकड़ भूमि पूलिंग नीति वापस ले ली है। अब भूमि पूलिंग नीति के बारे में जानते हैं। लैंड पूलिंग स्वैच्छिक भागीदारी के साथ भूमि को संकेतित और पुनर्विकास करती है तथा उच्च मूल्य के विकसित भूखंडों को पुनर्वितरित वितरण करती है। इससे भूस्वामियों और सरकार को लाभ होता है, विस्थापन से बचाव होता है, अधिग्रहण लागत कम होती है और शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है। गारोन में अमरावती, दिल्ली, धोलेरा और मगरपट्टा शामिल है। हालांकि पंजाब की नीति को किसानों के विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण से पंजाब ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को वापस ले लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण पर INC 5.2 सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, नायरोबी। इसका सही जवाब है जेनेवा। फ्रेंड्स जिनेवा तो आपको जानते होंगे कि किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की। आप ये बताएं नायरोबी किसकी है? जब तक कि इसके बारे में हम जानते हैं उसके बाद मैं ही बताऊंगा, और इससे पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सके तो और अच्छा। हाल ही में जिनेवा में INC 5.2 सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 184 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करने वाली एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का मसौदा तैयार करना था। 2023 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 436 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जिसमें से 75% कचरा बन जाएगा। अच्छा, नायरोबी केन्या की राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथियों की आबादी सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका सही जवाब है कर्नाटक। 2023 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 6,395 हाथी हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं। प्रमुख आवासों में बांदीपुर, नागरहोल, बीआरटी और एमएम हिल्स रिजर्व शामिल है, जिनमें उच्च घनत्व है। पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वित जनगणना 2017 में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रवाह क्या था? आपके ऑप्शंस हैं 30,587 करोड़ रुपए, 42,702 करोड़ रुपए, 30,416 करोड़ रुपए, 28,464 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 42,702 करोड़ रुपए। जुलाई में म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रवाह 42,702 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो जून में 23,587 करोड़ रुपए था। एनएफओ में 30,416 करोड़ रुपए जुटाए। म्यूचुअल फंड एयूएम 75.35 लाख करोड़ तक के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे फ्रेंड्स हमें क्या पता चलता है कि लोग अब म्यूचुअल फंड के बारे में जानने लगे हैं तथा इंटरेस्ट लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर रिटर्न के लिए। एसआईपी योगदान रिकॉर्ड 28,464 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, डी.वाई. चंद्रचूड़, सुधांशु धूलिया। इसका सही जवाब है डी.वाई. चंद्रचूड़। पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लिखी है, जिसे अगस्त में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक अधिकारों, न्याय, लोकतंत्र, बहुलवाद और शासन में संविधान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह जटिल सिद्धांतों को सरल बनाती है, जिससे वे नागरिकों, कानूनी पेशेवरों और लोकतंत्र के प्रति उत्साही लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। 2022 की बाघ जनगणना में मध्य प्रदेश में 785 बाघ दर्ज किए गए, जिससे यह भारत का बाघ राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। संख्या में वृद्धि का श्रेय आवास प्रबंधन और गांव पुनर्वास प्रयासों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाघ रिजर्व, पेंच और कूनो जैसे प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं, जो बाघों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए आपका एमसीक्यू ये है कि कूनो बाघ रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर 1000 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है, ताकि आवासों, अनुसंधान और संसाधन निष्कर्षण को ऊर्जा मिल सके। फ्रेंड्स, यह आगे चल के कुछ जो ये पॉइंट है ये न्यूज़ में रहेगा, तो आप अभी से इसके बारे में जान लें। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर 1000 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। यह रिएक्टर आर्टेमिस कार्यक्रम का समर्थन करता है तथा उन स्थानों पर स्थायी मानवीय उपस्थिति सुनिश्चित करता है जहां सौर ऊर्जा अविश्वसनीय है। चीन और रूस भी चंद्रमा परमाणु स्टेशन की योजना बना रहे हैं,
जो संसाधनों और प्रभाव के लिए बढ़ती अंतरिक्ष दौड़ का संकेत है। 1967 बाह्य अंतरिक्ष संधि के और आर्टेमिस समझौते के समझौते ने शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग की अनुमति दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक संयंत्र शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। वियतनाम की कंपनी विनफेस्ट ऑटो लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया है। सिपकॉट औद्योगिक पार्क में 400 एकड़ में फैली यह परियोजना 3,000 से 3,500 नौकरियां पैदा करेगी। नए संयंत्र में प्रतिवर्ष 1,5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादित किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें और 2 पहिया वाहन भी शामिल होंगे। विनफेस्ट की योजना एक राष्ट्रव्यापी डीलर नेटवर्क स्थापित करने और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में सेवा प्रदान करने की है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि पहला तो ये अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसमें वियतनाम की कंपनी ने हमारे देश के तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। इसका सही जवाब है 11 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में की गई थी और यह प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नाली पूर्णिमा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? झारखंड, बिहार, असम, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। नाली पूर्णिमा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कोंकण में मनाई जाती है, जो मानसून के अंत और मछली पकड़ने की शुरुआत का प्रतीक है। मछुआरे, विशेष रूप से कोली समुदाय, सुरक्षित और समृद्ध मछली पकड़ने के लिए भगवान वरुण को नारियल चढ़ाते हैं। यह त्योहार रक्षाबंधन के साथ मनाया जाता है और दक्षिण भारत में इसे अवनी अभितम और उत्तर भारत में कजीर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है। जुलाई 2025 में भारत का व्यापारिक घाटा बढ़कर $27.35 बिलियन हो गया है। किरीशिमा पर्वतमाला में शील मोएडेकर ज्वालामुखी फट गया है। बांग्लादेश ने 93वें जातीय संसद चुनाव की घोषणा की है। सिंगापुर ने राष्ट्रीय दिवस परेड के स्वतंत्रता के 60वें वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में जिनीवा में INC 5.2 सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 184 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में हाल ही में मिले। ट्रंप और पुतिन हाल ही में यूक्रेन मुद्दे पर अलास्का में मिले। जुलाई में म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रवाह 42,702 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जून में 23,587 करोड़ रुपए था। 2022 की बाघ जनगणना में मध्य प्रदेश में 785 बाघ दर्ज किए गए, जिससे यह भारत का बाघ राज्य बन गया है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर 100 किलोवाट के परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। विनफेस्ट ऑटो लिमिटेड ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2003 में की गई थी। 2023 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 6,395 हाथी हैं, जो भारत में सबसे अधिक हैं। नाली पूर्णिमा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कोंकण में मनाई जाती है, जो मानसून के अंत और मछली पकड़ने की शुरुआत का प्रतीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लिखी है।
पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय की रोक के बाद मई 2025 की 65,000 एकड़ भूमि पोलिंग नीति वापस ले ली है। और दिल्ली ने स्कूल फीस पारदर्शिता अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया, जिसके तहत पहले के 300 निजी स्कूलों को शामिल कर लिया कर 1700 स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर इस प्रश्नावली से आपको लाभ मिला है तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।